अच्छा बताओ, यहाँ तक जो जो मैंने कल तक पढ़ा दिया था उसमें कोई दिक्कत परेशानी है क्या? कोई चीज कम समझ में आई हो, उसको दोबारा रिपीट करने का हो, ऐसा कुछ भी है क्या? रिकैप दे देता हूँ, बहुत बढ़िया। चलो एक रिकैप कर लेते हैं फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया मेरा? एक मिनट। आइए से 200 यहाँ से खोल लेते हैं। हाँ जी। ISA 200 के बाद ISA 210 हमने स्टार्ट किया था। तो 210 में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया था उसका मैं आपको एक रिकैप दे रहा हूँ, बस आप सुनते जाओ। देखो हमने क्या बोला था कि जो ऑडिटर होता है ना, ऑडिटर, ऑडिटर और जो एंटिटी है जिसका वो ऑडिट करने जा रहा है, अपन उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? मैनेजमेंट बोलते हैं। तो ये ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में ना एक अग्रीमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अग्रीमेंट मतलब कि अगर मान लो आप पहले से कुछ भी अग्रीमेंट नहीं करते हो तो क्या होता है, झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह बढ़ जाते हैं ना। तो इसीलिए अग्रीमेंट होना ज़रूरी होता है। तो इस पूरे ISA 210 में, जो ISA 210 है ना, ये 210 ना पूरा यही बात करता रहता है कि अग्रीमेंट बना लो। और ये बात बिल्कुल सही है यार। आप एक सिंपल एग्जांपल लो, आप अगर कहीं पर टीवी वगैरह भी खरीदने जाते हो तो वो प्रॉपर वो बिल में सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिख के देता है कि भाई 1 साल की वारंटी है, ठीक है, डिलीवरी चार्जेस मेरे मेरे उसमें इंक्लूडेड रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें उसको बताना होगी ना कि मैं टीवी के साथ साथ और क्या क्या देने वाला हूँ। बाद में आप मेरा माथा ना खाओ, तो ये तो बहुत ज़रूरी बात हो गई ना। इसीलिए क्या होता है कि अग्रीमेंट तो हर जगह जरूरी होता है। उज्जवल की शादी में भी अग्रीमेंट तो क्या होगा, जरूरी होगा। तो मैं सेम क्या बोल रहा हूँ कि ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में भी आपस में अग्रीमेंट होना जरूरी है। मतलब कि क्या जरूरी है, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, राइट्स क्या होंगी, अब ये कौन रिपोर्ट रिपोर्ट कब इशू करेगा, तो रिपोर्ट की टाइमिंग वगैरह। दूसरा, हम आपको बोलेंगे कि आप मुझे कौन कौन से रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाओगे। तो ये सारा पहले से बोलना ज़रूरी है ना, आप समझो। अगर पहले से डिसाइड नहीं हुआ तो बाद में मचमच होती है ना, मचमच मतलब हम आपस में लड़ने लग जाएंगे। उज्जवल के जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आप 6 महीने में एक बार जो है वो घुमाने लेकर के जाओगे, उज्जवल ने हाँ बोल दिया। अब अगर उज्जवल घुमाने नहीं लेकर के जाएगा तो फिर उसकी वाइफ उससे लड़ेगी ना कि ये तो गलत था, वादा किया निभा नहीं रहे हो तुम। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर अग्रीमेंट में सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। क्लियर हुआ क्या दोस्तों? अग्रीमेंट में सारी चीजें क्या होगी, लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम जो 210 में पढ़ रहे थे ना, उसकी पहली और दूसरी लाइंस आप एक बार पढ़ो। उसमें ये लिखा है कि चुपचाप अग्री कर लो, अग्री कर लो, ताकि बाद में कुछ भी डिफिकल्टीज या कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ना हो। इसीलिए हमने क्या बोला, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड करने के लिए अग्रीमेंट पहले से कर लो। यहां तक क्लियर था सबको? अग्रीमेंट करने की बात कर रहा है वो। और अग्रीमेंट के बाद वो क्या बोल रहा है पता है, कि कुछ प्री कंडीशन का मतलब ये होता है कि पहले से हम मैं कुछ कंडीशंस रख रहा हूं ना, कि ठीक है तुम मेरे यहाँ रहने तो आ रहे हो, लेकिन प्री कंडीशन है कि तुम कुछ भी, अगर फॉर एग्जांपल मैंने तुम कोई फॉर एग्जांपल शराब की बोतल अगर तुम्हारे रूम में देख ली तो मैं तुमको जो है तुमको मतलब घर खाली करने का बोल सकता हूँ। अगर तुमने फॉर एग्जांपल तुम्हारे यहाँ से जो है रात को 10 बजे बाद अगर म्यूजिक सिस्टम की ज़्यादा आवाज़ आती है तो क्या कर रहा है वो सामने वाला, कुछ प्री कंडीशंस रख रहा है ना कि ये कंडीशन मंजूर हो तो भाई तू रेंट पे रहे। बाद में मचमच नहीं होना चाहिए कि तू रात को 10 बजे डीजे चला रहा है, पार्टियां चल रही हैं ऊपर और हमको डिस्टरबेंस हो। तो ये हमने पहले ही क्या कर दिया, बता दिया। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्री कंडीशन। तो ऑडिट में प्री कंडीशन क्या होगी दोस्तों, मैं ऑडिट करने गया और मैंने एंटिटी के मैनेजमेंट से क्या बोला कि मैनेजमेंट सुन, मैनेजमेंट बोल रहा क्या, मैंने बोला ये सुन कि देख, देखो ना तेरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है ना, पहले मुझे बताना पड़ेगा, मैं बताऊंगा एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो कल अपन ने गहन चर्चा करी थी। मैंने क्या बोला था कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रक्चर, एक रूल्स, एक फॉर्मेट, जिन फॉर्मेट को फॉलो करके हम क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि ये जो स्ट्रक्चर, ये जो रूल्स है ना, ये एक्सेप्टेबल भी तो होने चाहिए ना। तो फिर
पारस के मन में एक सवाल आया था। पारस बोल रहा था कि क्यों आप तो बोल रहे थे कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और सेबी एक्ट मतलब लॉ वगैरह प्रेस्क्राइब करता है, तो जब लॉ वगैरह प्रेस्क्राइब करता है तो फिर गलत कैसे हो सकते हो? तो इसीलिए मैंने बोला था कि वो तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। अगर लॉ ने बोला है तो सही ही होगा ना। अगर किसी बैंक बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने पहले ही बता दिया कि ऐसे बनाना, तो वो तो सही ही होंगे ना। तो मैं बोल रहा हूं कि ये सारे जो कोई लॉ प्रेस्क्राइब करता है या फिर कोई रेगुलेटर प्रेस्क्राइब करता है, और यहां मैं एग्जांपल क्या लिख रहा था, मतलब देखो, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है कि लॉ ने इसको क्या कर दिया है, प्रेस्क्राइब किया है। किसने प्रेस्क्राइब किया है? लॉ ने प्रेस्क्राइब किया है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आरबीआई आरबीआई ने प्रेस्क्राइब किया है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने प्रेस्क्राइब किया है, आईआरडीए एक्ट ने प्रेस्क्राइब किया है, कंपनीज एक्ट ने प्रेस्क्राइब किया है। तो एक बात बताओ, इसको अपन क्या बोलेंगे? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। लेकिन एक एग्जांपल और लेते हैं। हुआ क्या कि मुझे, अब ऐसा एग्जांपल समझना मैं बोलना क्या चाह रहा था, सुनो। मान लो मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टर हूँ। मेरी बात ध्यान से समझना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको पूरी चीज़ समझ में आएगी। मैं एक इन्वेस्टर हूँ दोस्तों। अब ये जो इन्वेस्टर है ना, इन्वेस्टर से फॉर एग्जांपल उज्जवल को चाहिए था लोन, फंडिंग चाहिए थी। उज्जवल ने बोला कि मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए, आप दोगे क्या? तो मैंने बोला 100 करोड़ कोई ऐसे थोड़ी पेड़ पर लटक रहे दे दूंगा। दे तो दूंगा, लेकिन तुमको फिर फुलफिल करना पड़ेगी ना कि एक्चुअल में तुम उस लायक हो भी या नहीं। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि मैंने ये बताया कि भाई एक काम करो, आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना बना करके लेकर के आओ। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है ना, वो मैं प्रेस्क्राइब कर रहा हूँ, इस फॉर्मेट में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ और इसका ऑडिट करवा के लाओ। तो उज्जवल बोलता है ऐसा क्यों? मैं बोल रहा हूँ भाई मेरी मर्जी, मैं तुमको ऑडिट करवाने का बोल रहा हूँ, जाओ सीए से जा करके ऑडिट करवा के लाओ, लेकिन जिस फॉर्मेट में मैं बोलूंगा ना उस फॉर्मेट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना करके लेके आना। तो उज्जवल जो है वो क्या गया, मानस के पास गया। मानस क्या है? एसीसी है, समझना। मानस क्या है? मानस है एसीसी है। अब मानस एसीसी है साहब के पास उज्जवल गया ऑडिट करवाने। तो मानस ने बोला कि अच्छा क्या करना है, ऑडिट करना है क्या? अच्छा बताओ तुम्हारा फ्रेमवर्क बताओ, एफआरएफ बताओ। तो जब मानस ने एफआरएफ देखा तो मानस ने साफ मना कर दिया, हाँ मैं क्यों करूं इसका ऑडिट। उज्जवल ने बोला क्यों, मैं आपको पैसे देने को तैयार हूं ना। जब वो उन्होंने बोल दिया इन्वेस्टर ने कि वो ऑडिट करवा के लाओ तभी पैसा देंगे, तो मैं बोलूंगा भाई, वो बोलेगा कि तुम्हारा इन्वेस्टर पागल है। तुम्हारे इन्वेस्टर ने क्या किया पता है? असेट में जो आइटम्स आती थी उसको क्या, वो क्या बोल रहा है, लाइबिलिटी में दिखाओ। असेट में जो आइटम्स आती थी उसमें से कुछ को बोल दिया लाइबिलिटी में दिखाओ। और ये क्या बोल रहा है पता है कि प्रॉफिट जो है ना, प्रॉफिट उसको नेगेटिव शो करना, भले ही प्रॉफिट आए तो नेगेटिव शो करना। अब ऐसे पागल पागल तरीके तो माइनस क्या बोलेगा, देख भाई मैं एसीसीए हूँ, कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ। तुम अगर मेरे से फालतू के ऑडिट करवाओगे, ऐसे एफआरएफ के ऑडिट करवाओगे, तो ये भाई मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। मूवी में बोलता है ना सर ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मानस क्या बोलेगा, तुम्हारा एफआरएफ ना फालतू टाइम पास के लिए तुमने बना दिया, ये एफआरएफ एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो मैं इसका ऑडिट भी नहीं करूंगा। तो जब भी एफआरएफ कोई प्राइवेट कोई व्यक्ति बना के दे देता है ना, जो कि ऑडिटर के हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो ऑडिट ही एक्सेप्ट नहीं करता है। वो बोलता है टाटा बाय बाय, किसी और से करवाओ, मैं तो एसोसिएट नहीं हो सकता। क्लियर हुआ क्या मैं क्या बता रहा हूं? तो पहला, जब भी आप ऑडिट करने जाते हो ना, तो पहला आपको यह देखना पड़ता है कि आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मतलब जो आप अकाउंट्स बना रहे हो ना, उस अकाउंट्स का जो फॉर्मेट वगैरह है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मैं हर कुछ बना करके नहीं दे सकता भाई, मेरी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्योंकि अगर मैं गलत ऑडिट कर दूंगा तो सरकार तो मुझे पकड़ेगी। तो मैं ऐसे थोड़ी, मैं प्रोफेशनल हूँ भाई, एसीसीए बना हूँ, मैं कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ। तो इसीलिए एफआरएफ एक्सेप्टेबल होना जरूरी है। क्लियर हुआ क्या दोस्तों? और एफआरएफ के बाद फिर तो सिंपल है कि हम पहली प्री कंडीशन क्या रख रहे हैं, जो एफआरएफ तू देगा ना वो एक्सेप्टेबल। और उसके बाद तो सिंपल है, क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेना चुपचाप से, इंटरनल कंट्रोल लगा लेना, मुझे सारे इंफॉर्मेशन की एक्सेस दे देना। अगर ये 3-4 चीज़ें मंजूर हो तो ठीक है ऑडिट कर लूंगा, लेकिन ये 3-4 चीज़ें मंजूर नहीं है तो मैं भी ऑडिट नहीं करूंगा। क्लियर हुआ क्या बेटा, प्री कंडीशन क्या होती है? माना सब क्लियर हुआ? फरहीन अब आ रहा है? ठीक है।
उसके बाद हम इंगेजमेंट लेटर की बात कर रहे थे, तो सुनो, इंगेजमेंट लेटर में हम क्या बोल रहे थे, देखो इंगेजमेंट का मतलब वो रिंग पहनाने वाली इंगेजमेंट नहीं, मैंने क्या बताया था, इंगेजमेंट मतलब जो भी काम हमको मिलता है ना उसको आप इंगेजमेंट बोलते हो। तो भाई बोल करके वादे तो मुकर जाते हैं ना, अगर आप कुछ भी बोलोगे उन्होंने ही बहुत वादे किए थे, मुकर गए ना वो, तो कहने का मतलब क्या है कि आपको लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी, प्रॉपर अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें आप भी सिग्नेचर करो, सामने वाला भी सिग्नेचर करे, ताकि अगर कोई भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने की कोशिश करे तो आप उसके खिलाफ केस वेस कर सको। तो भाई इंगेजमेंट लेटर देख लो, इंगेजमेंट लेटर में क्या है भाई, ऑब्जेक्टिव आएगा, स्कोप आएगा। अच्छा बताओ, स्कोप मैंने क्या बताया था, स्कोप का मतलब क्या होता है ऑडिट में, उज्जवल बता, स्कोप का मतलब क्या होता है, स्कोप। पारस बता। मैं समझ गया तू क्या बोल रहा है, बोलने में नहीं आ रहा ना, पारस बता। तू तो कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, तेरे को तो आना चाहिए, कल ही तो बताया माइनस स्कोप। कोई बात नहीं। हाँ। हाँ, सही कर रहे हो, सही बोल रहे हो, तो मैं स्कोप का मतलब बता रहा हूँ, सुनो। मैंने आपके साथ अग्रीमेंट किया कि मैं ऑडिट करूंगा, तो आपने बोला सर ऑडिट कर दो, मैंने बोला ठीक है ऑडिट कर दूंगा। और और मैंने ना एसीसीए की क्लास में पढ़ा हुआ है कि ऑडिट करके ना उसकी एक रिपोर्ट देनी होती है, तो मैं रिपोर्ट दे दूंगा। फिर ऑडिट जो है वो हो गया, मैंने बोला लो रिपोर्ट, तो मैनेजमेंट आया, अरे रुको सीए साहब एक काम करो, ये दो सर्टिफिकेट भी तो दे दो। मैंने बोला सर्टिफिकेट की बात कहाँ हुई थी, तो बोल रहे अरे सर दे दो ना, तो मैं मना कर दूंगा, क्यों, मेरे स्कोप में पहले बताया था कि मुझे सर्टिफिकेट भी देना है। तो अगर आप मुझसे कोई भी एक्स्ट्रा काम करवाना चाहते हो तो ऑडिट के स्कोप में मतलब उसके दायरे में जो जो चीजें आएगी ना, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, अग्रीमेंट में पहले ही लिखना पड़ेगा। अगर आप अग्रीमेंट में पहले नहीं लिखोगे तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है कि आपने अग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा और आप मुझसे वो काम करवा लो। तो स्कोप का मतलब होता है किस हद तक मैं काम करूंगा। और एक बात बताओ अपनी मीठी मीठी आवाज से, ऑब्जेक्टिव बता दो जल्दी से, ऑब्जेक्टिव क्या था ऑडिटर का, अब तो बता दो यार, फिनाइल पी लूंगा नहीं तो मैं। क्या है ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑप, बहुत बढ़िया, to obtain a reasonable assurance that the financial statement as a whole are free from material misstatement whether due to fraud or एरर। मतलब मटेरियल मिसस्टेटमेंट चाहे फ्रॉड से हो चाहे एरर से हो, मेरा तो मतलब यही है कि मैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट को क्या करूं, आइडेंटिफाई कर पाऊं। और फिर मैंने क्या बताया था, ओपिनियन दूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओपिनियन क्या दूं मैं, ओपिनियन दूं कि जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो कैसे बने हैं, एज पर एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बने हैं। यही तो मेरा ऑब्जेक्टिव था, ये याद आ रहा है क्या। ओपिनियन दो कि एफआरएफ के एएफआरएफ के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हुए हैं, और मैं क्या करूं, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बने हैं, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो ये आपके इंगेजमेंट लेटर में लिखा होना चाहिए कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा स्कोप क्या है। दूसरा, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो लिखी होनी चाहिए। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताओ, जनरल नॉलेज से बताओ, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। बहुत बढ़िया, ऑडिट रिपोर्ट दे, टाइम पे ऑडिट सबमिट करे, साथ ही साथ कोई भी गलती चूक ना जाए, मतलब ऐसा ना हो कि उसने कोई नेग्लिजेंस वगैरह कर दी हो, उसको प्रॉपर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने पड़ेंगे। मतलब कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में सारी चीजें आएगी, बताता हूँ क्या, सुनो। बहुत बढ़िया, देखो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्टेनिंग ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। सबसे पहले तो उसको सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, ऑडिट एविडेंस उसको ऑब्टेन करना पड़ेगा। दूसरा, ऑडिट एविडेंस के साथ साथ उसको क्या लेनी पड़ेगी, कौन सी अश्योरेंस, रीजनेबल अश्योरेंस। तो रीजनेबल अश्योरेंस भी तो लेगा एक ऑडिटर। दूसरा, रीजनेबल अश्योरेंस के साथ साथ वो क्या करेगा, नेग्लिजेंट नहीं रहेगा, नेग्लिजेंस से वो काम नहीं करेगा, नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही नहीं करेगा, वो चौकन्ना रहेगा। वो क्या करेगा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करेगा। क्या करेगा वो, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। क्या है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म उज्जवल, बहुत बढ़िया, सतर्क रहना,
अलर्ट रहना, क्वेश्चनिंग माइंड रखना, इसको अपन क्या बोल रहे थे, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बोल रहे थे। तो ये कुछ कुछ ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनेजमेंट की बता दो यार, ये तो प्लीज बता दो मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। बहुत बढ़िया, इंटरनल कंट्रोल लगाना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना और इंफॉर्मेशन, बहुत बढ़िया, इंफॉर्मेशन देना, सारे पर्सन्स की मेरे को एक्सेस वगैरह देना, ये भी। और साथ ही साथ एफआरएफ ऐसा चूज करो जो कैसा हो, एक्सेप्टेबल हो। तो कुल मिला के इंगेजमेंट लेटर में मैं ये सारी चीजें लिख रहा था, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब अपन इंगेजमेंट लेटर में लिख रहे थे। और क्या है भाई कि मेरा रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, रिपोर्ट में मैं क्या क्या लिखूंगा, और साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा कि भाई इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं। तो आप मुझ पे एक बात बताओ, अगर मेरे ऑडिट में क्या है, आइला है, आइला मतलब के इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑन ऑडिटिंग है। इनहेरेंट लिमिटेशंस का मतलब क्या होता था, इनहेरेंट लिमिटेशंस, मानस इनहेरेंट लिमिटेशन मतलब क्या था। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया, मतलब हम 100% गारंटी क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे ऑडिट में कैसी लिमिटेशंस हैं, इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं। तो हम गारंटी इसीलिए नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि एक बात बताओ, टाइम मैंने कल बताया था, टाइम की कमी है दोस्तों। टाइम के अलावा जो है जजमेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो ये सारी चीज़ें होती है ना, इसकी वजह से मैंने क्या नहीं दे सकता था, मैं एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे पा रहा था। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि इनहेरेंट लिमिटेशन अग्रीमेंट में भी तो लिखना पड़ेगा ना, कि आप मेरे से ये एक्सपेक्ट मत करो कल को मेरे को मैनेजमेंट खड़ा हो गया तो मेरे ऊपर, और मैनेजमेंट बोले कि आपने तो बोला था गलती पकड़ोगे, गलती चूक कैसे गए। तो मैं बोलूंगा भाई इनहेरेंट लिमिटेशन है, मैंने मेरी गलती नहीं करी थी, लेकिन अब यार कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो पकड़ में नहीं आ सकती, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, इनहेरेंट लिमिटेशन। मतलब मैं आपको क्या पढ़ा रहा था कि एंगेजमेंट लेटर में एंगेजमेंट लेटर में ये सारी चीजें भी रहेंगी। उसके बाद एक बात बताओ, रेकरिंग एंगेजमेंट में क्या कुछ याद आ रहा है, रेकरिंग एंगेजमेंट कुछ बताया था कल मैंने, अरे बताया था बेटा, रुक जा अच्छे से, रुक जा मैं बताता हूँ। मैंने तेरा ही एग्जाम, हाँ इसी का एग्जाम्पल लिया था। हाँ मतलब अगर सिचुएशंस में, सिचुएशंस चेंज हो गई दोस्तों, उसका ही एग्जाम्पल था इसलिए मैंने उससे पूछा। अगर सिचुएशंस चेंज हो गई तो फिर अग्रीमेंट भी क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अग्रीमेंट भी हमको चेंज करना पड़ेगा। तो अग्रीमेंट भी चेंज कर लो अगर सिचुएशन क्या हो गई, चेंज। तो एग्जाम्पल यही था कि भाई शादी के पहले साल सब कुछ सही चला, दूसरे साल सब कुछ सही चला, तीसरे साल से अगर हमारे बीच में अनबन होना चालू हो गई, तो हम क्या बोलेंगे, चलो अब अग्रीमेंट चेंज कर लेते हैं, अब अपनी एक दूसरे की राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बदलने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था, हम क्या है, हम गड़बड़ एंड एसोसिएट्स नाम की एक फर्म है, हमारा नाम ही क्या है, गड़बड़ एंड एसोसिएट्स। और हम ऑडिट कैसे ठीक से करेंगे, गड़बड़ एंड एसोसिएट्स नाम की अपन सबकी एसीसीए की फर्म है, अपन ऑडिट करते हैं। अब हुआ क्या कि ये रिलायंस में ऑडिट करने गए, रिलायंस में गए। अब रिलायंस लिमिटेड में जब ऑडिट करने गए, तो एक बात बताओ, अगर हम ऑडिट करते ही जा रहे हैं, रिलायंस को हमारा ऑडिट बहुत पसंद आ रहा है, वो बोल रहे हैं हाँ सर इस साल भी आप ही करो, अगले साल भी आप करो। आप सोचो, फर्स्ट ईयर अग्रीमेंट बनाया, सब कुछ ठीक था, सेकेंड ईयर अग्रीमेंट चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि सिचुएशन ही चेंज नहीं हुई। लेकिन थर्ड टाइम क्या हुआ, कुछ सिचुएशंस चेंज हो गई, तो अग्रीमेंट भी चेंज होगा। तो अब यहाँ तक मुझे एक बात बताओ, फरहीन, फरहीन, मोहित और आप लोग जितने भी अभी देख रहे हो, पहले ये बताओ क्या यहाँ तक पूरी बात क्लियर है क्या। तो मैं आपको एक नई कॉन्सेप्ट, मतलब नया कॉन्सेप्ट क्या, मैं ये बताने वाला हूँ कि सिचुएशन चेंज होने का मीनिंग क्या होता है, सरकमस्टांसेस बताऊंगा कि सिचुएशन चेंज कब कब हो सकती है। पहले ये बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या, कोई यहाँ तक डाउट हो तो पहले पूछ लो, तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है क्या, कोई बात नहीं, अब अपन चलते हैं आगे। सुनो मेरी बात, अब है ना सर, आप बार बार बोल रहे हो कि सिचुएशन चेंज हो जाए, सिचुएशन क्या चेंज हो जाए, सिचुएशन कैसे चेंज होगी, समझना मेरी बात को। मैं जब ऑडिट कर रहा था ना रिलायंस का, समझना, रिलायंस का जब मैं ऑडिट कर रहा था ना, तो हुआ क्या कि इस ऑडिट में ना रिलायंस के 5 बिजनेस थे, रिलायंस 5 बिजनेस करता था।
लेकिन क्या हुआ कि अब तीसरे साल से रिलायंस 7 बिजनेस करने लग गया, वो 2 नए बिजनेस और लेकर के आ गया। अब एक बात बताओ, मैं आपके 5 बिजनेस का तो ऑडिट कर ही रहा था, एंगेजमेंट लेटर सब कुछ सही चल रहा था। अब अगर आपने अपने धंधे में 2 और बिजनेस अगर जोड़ लिए, तो आप मुझे बताओ, क्या आप मेरे को अग्रीमेंट चेंज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना, क्योंकि भाई पहले 5 बिजनेस का ऑडिट था। अब अग्रीमेंट चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि आपका बिजनेस ही क्या हो गया, चेंज हो गया। या तो आपने नए बिजनेस में एंटर कर गए, या फिर आप जो बिजनेस करते थे ना, उन बिजनेस को आपने चेंज कर दिया। जैसे रिलायंस जो है वो फॉर एग्जांपल टेलीकॉम इंडस्ट्री छोड़ करके वो मान लो जीन्स बनाना शुरू कर दे, मान लो रिलायंस। तो अब ये टेलीकॉम इंडस्ट्री छोड़ करके रिलायंस जो है वो कपड़े बनाना शुरू कर रहा है। तो भाई अगर कपड़े बनाना शुरू कर रहा है, तो भाई ऐसे केस में अब तो ऑडिटर अग्रीमेंट बदलेगा ना, क्योंकि मैं तो तुम्हारे टेलीकॉम का ऑडिट कर रहा था। अब तूने वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, पूरा तुमने अग्रीमेंट, तुमने क्या कर दिया, बिजनेस ही चेंज कर दिया। अग्रीमेंट चेंज करो। एक और एग्जांपल, ये तो मैंने नॉर्मल बिजनेस का एग्जांपल लिया, अब एक एग्जांपल और ले लो। मान लो कि जो लॉ है ना वो चेंज हो गया, मतलब कंपनी लॉ में कुछ चेंज आ गए। रिलायंस जो है, जैसे ऐसे समझते हैं कि रिलायंस जो है जिस केमिकल में डील करता था ना, वो केमिकल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया दोस्तों, बैन कर दिया गवर्नमेंट ने। तो अब लॉ ही चेंज हो गया ना। पहले जिस पर्टिकुलर केमिकल से रिलायंस अपने जो है प्रोडक्ट बनाता था, वो केमिकल गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, मतलब लॉ चेंज हो गया है। लॉ चेंज हो गया है ना, तो ऐसे केस में आप ऑडिट भी पूरा चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि भाई हो सकता है ना कि अब वो अपना बिजनेस ही चेंज कर ले, या लॉ की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारे बदलाव वगैरह आ जाएंगे, तो फिर ऑडिट में हमारा अग्रीमेंट भी चेंज होगा। एक और एग्जांपल, आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ही चेंज हो गया, मतलब कि पहले आपके ऊपर अलग एफआरएफ लगता था, अब आपके ऊपर दूसरा एफआरएफ लगना शुरू हो गया है। तो जब आपके ऊपर का एफआरएफ ही चेंज हो गया, मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि ना आप जो है वो एक गवर्नमेंट कंपनी हो, और गवर्नमेंट कंपनी में क्या हुआ कि आपको ना गवर्नमेंट पहले जो है, आपका जो एफआरएफ है ना वो गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, गवर्नमेंट बताती थी कि ऐसे ऑडिट करवाओ। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट का हाथ आपके ऊपर से हट गया, आप एक नॉर्मल कंपनी बन गए। तो जब आप एक नॉर्मल कंपनी बन गए, तो अब तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मल कंपनी जैसे बनाने पड़ेंगे। तो आपका एफआरएफ पूरी तरीके से क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अब अग्रीमेंट भी तो चेंज कराओ ना। मतलब कि इन शॉर्ट, अगर लॉ में चेंज हो जाए, अगर आपके एफआरएफ में चेंज हो जाए, अगर मान लो आपके बिजनेस में ही चेंज हो जाए। एक और एग्जांपल, बिजनेस के अलावा अगर आपके की मैनेजमेंट में चेंज हो जाए। की मैनेजमेंट में कैसे चेंज हो जाए दोस्तों, समझना। जैसे कि रतन टाटा, रतन टाटा जो है, रतन टाटा दुनिया से चले गए, तो अब कोई और की मैनेजमेंट में आएगा। तो यार पहले जो हमने अग्रीमेंट किया था वो तो रतन टाटा से किया था। अब उनकी जगह अगर जो दूसरे कोई आ गए हैं, तो हमको उनसे अलग अग्रीमेंट करना पड़ेगा ना, क्योंकि की मैनेजमेंट चेंज हो गया। अब अगर आप ऐसा बोलोगे नहीं पुराने सर तो ये बोलते थे, तो हम क्या बोलेंगे, भाई पुराने सर नहीं, आप नए सर है ना, तो हमारी बात मानो। तो इसीलिए नए सर के साथ आपको न्यू अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। क्या आप थीम समझ रहे हो क्या दोस्तों, मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ आपको? मानस, समझ में आ रहा है? मैं ये बोल रहा हूं कि जब भी टर्म्स चेंज हो जाती हैं, मतलब कि की मैनेजमेंट चेंज हो गया, तुम्हारा बिजनेस चेंज हो गया, जो तुम्हारे ऊपर जो लॉ एप्लीकेबल होता था वो ही चेंज हो गया, तुम्हारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चेंज हो गया। तो जब बड़ी बड़ी चीजें चेंज हो जाती है ना, तो फिर अग्रीमेंट भी आपको क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, मतलब न्यू अग्रीमेंट क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। और इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, रूल्स है ये अपना रेकरिंग इंगेजमेंट। तो पहले हम क्या बोल रहे हैं, रेकरिंग इंगेजमेंट में देखो भैया, ऑडिटर जो है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, मतलब चेंज करना पड़ेगा आपका अग्रीमेंट। तो कब चेंज करना पड़ेगा, जब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, एक दूसरे को समझने में गलती हो जाए। तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो बातचीत करके क्लियर कर लेना चाहिए। अब मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे होगी दोस्तों, समझना। मैंने आपको एंगेजमेंट लेटर भेजा, आपने साइन तो कर दिया,
लेकिन बाद में आपको लगा कि अरे नहीं यार, वो पहले ना हमको ये समझने में गलती हो गई थी, नहीं नहीं हम आपको इतनी फीस थोड़ी दे सकते हैं, नहीं नहीं आप बोल रहे हो कि हम आईटी सिस्टम का एक्सेस दें, नहीं हमसे समझने में गलती हो गई थी, हम आपको ऐसा आईटी सिस्टम का एक्सेस तो नहीं दे सकते। मतलब मेरे और मैनेजमेंट के समझने में आपस में क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। मैं कुछ और समझ रहा हूँ, मैनेजमेंट कुछ और समझ रही है। तो अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो फिर अग्रीमेंट को भी चेंज कर लो ना, अग्रीमेंट को चेंज करके दूसरा अग्रीमेंट बना लो। या ओनरशिप चेंज हो गई, तो मैंने रतन टाटा का एग्जांपल दिया कि अगर बिजनेस का ओनर ही चेंज हो गया, बिजनेस का मैनेजमेंट ही चेंज हो गया, तो फिर नया अग्रीमेंट बना लो। दूसरा, आपके फ्रेमवर्क, आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ही चेंज हो गया, लॉज एंड रेगुलेशन ही चेंज हो गए, तो अब ये सारी चीजें चेंज हो गई, तो अग्रीमेंट भी क्या करो दोस्तों, चेंज कर लो। क्लियर हुआ क्या, क्लियर, पक्की बात है, ठीक है। उसके बाद अगर प्री कंडीशन मीट नहीं होती है, मतलब उज्जवल की बात उसकी होने वाली वाइफ नहीं मानती है, तो क्या उज्जवल शादी करेगा, क्या नहीं करेगा। तो सिमिलरली अगर ऑडिटर, सामने वाला मैनेजमेंट अगर प्री कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, जाओ नहीं कर रहा ऑडिट, जाओ किसी और से करा लो। तो इसीलिए जैसे मैंने मेरा एग्जांपल दिया ना, कि मैंने इसको बोला कि भाई इन्वेस्ट तो कर दूंगा, लेकिन ना तुम ऑडिटर से ऑडिट करवा के लाओ। अब मानस ने मना कर दिया, क्यों मानस ने मना कर दिया, क्योंकि प्री कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई, उसका एफआरएफ ही क्या था, एक्सेप्टेबल नहीं था। तो मानस क्या बोलेगा, जाओ मुझसे ऑडिट मत करवाओ, किसी और एसीसीओ को पकड़ के ऑडिट करवा लो। तो आपको ऐसे इंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो चुपचाप विड्रॉ कर लो। जैसे उज्जवल को पहले तो शादी के लिए हाँ ही नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मान लो उज्जवल ने शादी के लिए हाँ बोल दिया और बाद में पता चला नहीं भाई गड़बड़ हो गई है यार, ये तो प्री कंडीशन मीट ही नहीं कर रही है, तो उज्जवल को सगाई से पहले क्या बोलना चाहिए, सॉरी, मैं इस सगाई के पहले ही इस रिश्ते को तोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि एक बार शादी हो गई, सगाई हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो स्कॉर्पियो देख के हाँ भी कर सकता है बिल्कुल। लेकिन लेकिन अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया और बाद में उसको पता चल रहा है कि नहीं भाई गलती हो गई, तो उसको विड्रॉ करना चाहिए। विड्रॉ का मतलब होता है अपनी एक्सेप्टेंस को वापस ले लो। मतलब जो आप ऑडिट करना चाह रहे थे ना, अब आपने वो चीज़ विड्रॉ कर दी कि नहीं भाई मैं नहीं करवाना चाहता ऑडिट, मतलब मैं नहीं करना चाहता ऑडिट, मतलब मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और एक देखो एसीसीए के एग्जाम फोकस में मैंने क्या लिखा है, आपको इंगेजमेंट लेटर ड्राफ्ट करने को एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। अभी तक मैंने आपको एग्जाम की चीजें डिस्कस नहीं करी है। जनरली एग्जाम में क्वेश्चन क्या है, देखो वो आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है। एसीसीए में क्या है, आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेगा। तो जैसे मैंने आपको इंगेजमेंट लेटर का इतना ज्ञान दिया ना, वो आपको इंगेजमेंट लेटर ड्राफ्ट करने को दे देगा कि आप ड्राफ्ट करो इंगेजमेंट लेटर। तो अगर आपको मैं सिखाऊंगा कैसे एंगेजमेंट लेटर फाइल ड्राफ्ट करते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो आप अच्छे से डील कर पाओगे। दूसरा कि आप मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करो, मतलब कि आप ये देखो कौन कौन सी ऐसी प्री कंडीशन है जो मिसिंग है, तो आपको वो मिसिंग चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी। मतलब आपको दिमाग लगा करके, इजी आएगा, मतलब ऐसा नहीं कि टफ आएगा, इजी ही आएगा, बस आपको प्रैक्टिकली उसको लिखते आना चाहिए कि भाई इसमें क्या क्या मिसिंग है। या फिर एक एंगेजमेंट लेटर ड्राफ्ट करने को आ जाए तो आप कैसे ड्राफ्ट करोगे इसे। हाँ इजी आएगा, पक्का इजी आएगा। और अगर इजी ना आए तो मैं इजी बना दूंगा, चिंता मत करो। और आप तीसरा ये भी लिख सकते, तीसरा ये भी आ सकता है आपको एग्जाम में कि आप वीक टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को एक्सप्लेन करो। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपको एक केस स्टडी दे देंगे और बोलेंगे कि बताओ इसमें से कौन कौन सी प्री कंडीशन है जो गलत है, या फिर ये प्री कंडीशन इतना ज़्यादा हमको एविडेंस प्रोवाइड नहीं करेगी या इतना ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड नहीं करेगी, वो बता दो। तो ये ISA 200 और ISA 210 का मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि अपने को एक स्ट्रक्चर दे दिया कि अपने को इसमें क्या क्या पढ़ना था। अब आप 5 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखो ऑडिट का जो सिलेबस है ना, उसमें स्टैंडर्ड्स, ये स्टैंडर्ड्स ही है, मतलब पूरे ऑडिट में हम अलग अलग स्टैंडर्ड्स पढ़ने वाले हैं। अब ये स्टैंडर्ड्स मैंने क्या बताए थे, ये थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन है, गाइडलाइंस है कि आपको कैसे ऑडिट करना चाहिए। तो इन स्टैंडर्ड्स में हमने पहले ISA 200 के बारे में थोड़ी जानकारी ली और फिर ISA 210 के बारे में जानकारी ली। पहले ये बताओ आपको ये दोनों स्टैंडर्ड्स टफ लगे कि इजी लगे, इजी लगे। तो अगर आपको ये दो स्टैंडर्ड्स इजी लगे ना, तो खुशखबरी है कि आगे के सारे स्टैंडर्ड्स ऐसे ही हैं, किसी में भी इतनी टेक्निकल बात नहीं है। क्या, कितने स्टैंडर्ड्स, देख स्टैंडर्ड्स है तो ज़्यादा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि 200 के बाद 300 400 500 स्टैंडर्ड्स भी हैं, तो ऐसा कोर्स तो ज़्यादा ही होता है ISA में।
अपन कम से कम देखो 20 से 22 स्टैंडर्ड्स तो पढ़ेंगे। अब ये दो ही हुए हैं तो ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स है वैसे तो, 20 से 22 तो हैं। इतना तो करना ही पड़ता है भाई, तो सीए में तो इससे भी ज़्यादा करना पड़ता है। तो जनरली सिलेबस तो थोड़ा वास्ट है लेकिन सिंपल है। जैसे 700 में आपको ओपिनियन बनाने को, रिपोर्ट ड्राफ्ट करने को आएगी, 500 में ऑडिट एविडेंस बनाना सीखोगे, 300 में इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में जानकारी मिलेगी। मतलब अलग अलग स्टैंडर्ड्स अपनी अलग अलग बातें करते हैं। आगे बढ़ूं क्या दोस्तों? अब सुनो, यहाँ तक कोई डाउट है? अब सुनो, अब ये 220 क्या है दोस्तों? क्वालिटी कंट्रोल। बहुत सिंपल है। सुनो, ये पहले दो से भी ज़्यादा सिंपल है जो अभी पढ़ा रहा हूँ। सुनो, क्वालिटी कंट्रोल का मतलब पता क्या होता है? सुनो, जैसे कि मैं समोसे बेचता हूँ, मैं समोसे वाला हूँ, सीए समोसे वाला, है ना? अब ये जो सीए समोसे वाला है, मेरे को एक बात बताओ, लोग जो है वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आपका अगर मान लो कहीं पे कुछ खाने जाते हो तो आप उससे क्या उम्मीद लगाते हो कि अगर वो आपसे 20 रुपए का एक समोसा आपको दे रहा है तो आप क्या क्या उम्मीदें लगाओगे समोसे वाले से? बताओ। चटनी भी देना, बहुत बढ़िया। टेस्टी समोसा होना चाहिए, गरम समोसा होना चाहिए, हॉट समोसा विथ चटनी। और क्या एक्सपेक्ट करोगे? हाइजीन, आय है क्या बात है। हाइजीन रखो, क्वालिटी मेंटेन रखो। कुल मिला के क्वालिटी वाला समोसा दो। ऐसा नहीं है कि आपने आलू 2 दिन पुराना लगा दिया उसमें, या फिर आप जो समोसा बना रहे हो उसको खा करके मेरी तबीयत खराब हो गई। तो कुल मिला के क्वालिटी तो मेंटेन करो। एक बात बताओ, इस जीवन में हम जितने भी काम करते हैं, क्या बिना क्वालिटी के कोई काम करेंगे तो चल जाएगा क्या? अगर आप पढ़ाई ऐसे ऊपर ऊपर से करोगे, अगर क्वालिटी से पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या एग्जाम पास कर पाओगे क्या? कुछ भी करने के लिए आपको सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए दोस्तों? क्वालिटी चाहिए। अगर आप कोई भी सर्विस दे रहे हो, अगर आप किसी को पढ़ा रहे हो, तो वहां भी आपको क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप बच्चों को अच्छे समझा ही नहीं रहे हो। वैसे ही अगर आप मान लो कोई आपसे कपड़ा खरीद रहा है, तो कपड़ा ऐसा मत खरीदना कि एक बार धोने के बाद वो पोछे के लायक बन जाए। कहने का मतलब है कि आपको हर चीज में क्या मेंटेन करनी पड़ती है? क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता, एज एन एसीसी है, एज अ प्रोफेशनल, एज एन एसीसी है, एज अ प्रोफेशनल, एज अ ऑडिटर, आपको आपके काम में क्या लानी चाहिए? क्वालिटी लानी चाहिए, क्वालिटी। क्या आप मानते हो इस बात को या नहीं मानते हो? क्वालिटी लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए? मैं एक एसीसीए हूँ, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं एक ऑडिटर हूँ। मेरे ऊपर इतने सारे लोग भरोसा करके बैठे हुए हैं। लोग अपना पूरे जीवन भर की जमा पूंजी उस कंपनी पे लगा करके बैठे हैं सिर्फ इस भरोसे पर कि ऑडिटर साहब ने अगर ऑडिट किया है तो ठीक से ही किया होगा। तो अब एक बात बताओ, क्या मुझे मेरे काम में क्वालिटी लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए? जैसे कि मान लो कि मैं ना एक बहुत अच्छा सिंगर हूँ, समझना, तो है ना, ये उज्जवल ने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी, कह रहे हो भैया इतने अच्छे सिंगर हैं कि अभी तेरे शादी के फंक्शन में आएंगे ना तो सारे लोग जो हैं वो नाचने लग जाएंगे, इतना अच्छा गाना गाते हैं। तो इसने तारीफ कर दी, अब सब लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि ये भैया आएंगे अच्छा गाना गाएंगे, और मैंने ऐसा गाना गाया कि दुल्हन ने शादी तोड़ दी। तो मतलब ये तो गलत हुआ ना। मतलब आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं क्वालिटी के साथ गाना गाऊंगा और मैं तो बेसुरा निकला। मतलब कि कुछ भी काम करो, जैसे कि मैं मान लो खाना बनाता हूँ, अब उज्जवल की शादी थी और मान लो पारस ने भी मेरे हाथ का कभी न कभी खाना खाया था, तो पारस ने बोला, अरे उज्जवल को बोला, अरे भैया वो हर्ष सर को बुला ले, वो उससे उनसे अच्छी कोई फर्म खाना नहीं बनाता है, तुम्हारे रिसेप्शन में एक नंबर खाना बनेगा। इसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब सारे बाराती मैक्सिमम लोग तो खाना खाने ही आते हैं ना। बहुत सारे मैक्सिमम 50% लोगों को तो ये भी नहीं पता होता दुल्हन का नाम क्या है, दूल्हे का नाम क्या है। वो सिर्फ और सिर्फ लिफाफा दे करके खाना खाने आते हैं। तो भाई जब खाना खाने गए तो एक बुआ जी ने जब पानी पूरी खाई तो इतनी मिर्ची इतनी मिर्ची, और मान लो कि एक ने फॉर एग्जाम्पल रस मलाई खाई, उसको जो है वो दिक्कत हो गई, बेहोश हो गया। तो फूफा जी ने छोले टिकिया खाने की कोशिश करी, तो फॉर एग्जाम्पल खराब निकल गई। तो अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो एक बात बताओ, आप क्या बोलोगे कि आपने कितनी बेकार क्वालिटी के साथ काम किया, आपने बिल्कुल क्वालिटी मेंटेन नहीं करी है, मैं आपके खिलाफ कंप्लेन कर दूंगा, आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगा। मतलब क्वालिटी तो हर चीज में क्या है दोस्तों? जरूरी है। क्वालिटी तो जरूरी है ना। तो अब हम क्या बोल रहे हैं, इतना जो ज्ञान दे रहे हैं, तो एक एक एसीसी, एक प्रोफेशनल, एक ऑडिटर को अपने काम में क्वालिटी लानी चाहिए। तो यहाँ पर जो मैं आपको बोलने वाला हूँ ना वो यही है कि आई एस है,
ISA 200 220 220 ये पता क्या बात करता है? क्वालिटी कंट्रोल। ये क्या बात कर रहा है? क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म्स दैट परफॉर्म्स ऑडिट engagements। क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको आप फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट एंगेजमेंट भी लिख सकते हो, या ऑडिट में क्वालिटी लाने के लिए आपको क्या चाहिए, ये स्टैंडर्ड को क्या करना है, फॉलो करना है। तो क्वालिटी, ये लिख ले, ये वाली हेडिंग लिख ले, ये क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दोनों का मतलब सेम है। वहां मैंने फर्म्स बोल दिया, फर्म्स भी सही है कि जो ऑडिट कर रहा है वो ठीक से ऑडिट करे, या आप अपने ऑडिट में क्या कर पाओ, क्वालिटी ला पाओ। तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है क्या? क्वालिटी तो जरूरी है ना। क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये है कि अगर मैंने क्वालिटी के साथ ऑडिट नहीं किया तो भाई ऐसे केस में तो भाई क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। लोग क्या बोलेंगे, कैसा एसीसी है, इसको ऑडिट करते ही नहीं आता। मतलब कि आपको आपके एंगेजमेंट में क्या लानी पड़ेगी, क्वालिटी लेनी पड़ेगी। अब सर ये ISQM 1 and 2 क्या लिखा हुआ है, समझना बताता हूँ। पहले यहां तक समझ में आया क्या? अब एचक्यूएल में क्या है ना कि ये SQC 1 का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। मतलब कुल मिला के एक स्टैंडर्ड अलग से बना दिया गया है, क्वालिटी कंट्रोल का स्टैंडर्ड। अब ये ISQM 1 and 2 क्या है, इसको अभी भूल जाओ, ये मैं आपको थोड़ा आगे पढ़ाऊंगा। एक्चुअली ISA 220 भी किसकी बात करता है, क्वालिटी कंट्रोल की, और ये ISQM भी क्वालिटी की बात करते हैं। बस इन दोनों में मेजर एक फर्क है जो मैं आगे बताऊंगा क्या फर्क है, अभी सिर्फ इतना सुन लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ये जो ISA 220 है ना, ये सिर्फ ऑडिट में क्वालिटी की बात करता है। ये क्या बोल रहा है कि जब तुम ऑडिट कर रहे हो ना, जब क्वालिटी मेंटेन करो। लेकिन बाबू ACCA सिर्फ ऑडिट ही थोड़ी करता है। ACCA क्या क्या करता है भाई, कंसल्टिंग भी तो देता है वो, कंसल्टिंग भी देगा ACCA। दूसरा फाइनेंशियल्स को फाइनेंशियल प्रिपरेशंस भी तो करता है ना वो, क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के भी दे सकता है। दूसरा, कुछ रिलेटेड सर्विसेज भी करेगा। अरे ऑडिटर बहुत सारे काम करता है। जैसे कि अगर आपको कुछ मान लो फोरकास्ट वगैरह बनाना है कि देखो हमारी कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी, अगले 5 साल का फोरकास्ट बना करके दो कि हमारी कंपनी में कैसे कैसे जो है प्रॉफिट आएगा, तो वो फोरकास्ट बनाने का काम रिलेटेड सर्विसेज भी ऑडिटर ही करता है। तो ऐसे बहुत सारी और काम है जिनको ऑडिटर करता है, ACCA करता है। तो भाई इसमें भी तो क्वालिटी लेकर के आओ ना, सिर्फ ऑडिट में ही क्वालिटी थोड़ी लेकर के आओगे। तो ISA 220 बड़ा सेल्फिश है, ISA 220 सिर्फ ऑडिट में क्वालिटी की बात करता है। और ये ISQM 1 और 2 जो भी अपन आगे पढ़ेंगे ना, उसमें बोल रहा नहीं भाई सिर्फ ऑडिट ऑडिट ही थोड़ी गाना गाओगे, जो भी एक ACCA परफॉर्म करेगा सब पे तुम क्वालिटी लेकर के आओ। तो ये इतना छोटा डिफरेंस है। अभी मैं ISA 220 में आपको ऑडिट की क्वालिटी के बारे में बता रहा हूँ। यहां तक क्लियर है क्या? अब सुनो, ये जो है ना ये वाला पॉइंट, बस ये आज का आखिरी पॉइंट है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा जितना मैंने पढ़ाया। अब सुनो, ये वाला जो पॉइंट है ना, सिर्फ इस पे फोकस करना, सारी बातें छोड़ दो जो मैं बोल रहा हूँ, उस पे फोकस करो। सुनो, क्या होता है, एक एंगेजमेंट पार्टनर होता है। अब ये पार्टनर कौन है सर? जोड़ीदार पार्टनर। पार्टनर का मतलब क्या होता है, देखो एक फर्म होती है ना, ACCA की एक फर्म है। फर्म का मतलब होता है कि कुछ ACCA मिल करके काम करते हैं, फर्म बोलते हैं। कोई पार्टनरशिप करते हैं उसको। अब हुआ क्या कि फॉर एग्जांपल मानस भी है इस फर्म में, मानस भी ACCA है, पारस भी ACCA है, उज्जवल भी ACCA है। अब इन लोगों ने मिल करके अपनी एक पार्टनरशिप खोल ली। अब हुआ क्या, समझना मेरी बात को, मानस के पास एक रिलायंस लिमिटेड का ऑडिट है, पारस के पास टाटा लिमिटेड का ऑडिट है, उज्जवल के पास मान लो, किसका ऑडिट दें उज्जवल को, अदानी का ऑडिट है, अदानी लिमिटेड का ऑडिट है। अब हुआ क्या, समझना मेरी बात को, मानस जो है उसके अंडर उसके असिस्टेंट भी तो रहेंगे, मानस की टीम अलग रहेगी, मानस की टीम अलग है,
वैसे ही पारस की टीम अलग है, उज्जवल की टीम अलग है। अब मानस के पास मान लो मानस को मिला करके मानस के अलावा 5 और लोग हैं, 5 असिस्टेंट्स हैं, 5 असिस्टेंट्स हैं। अब मुझे एक बात बताओ, रिलायंस के ऑडिट में अगर कोई भी गड़बड़ हो गई तो उसकी जिम्मेदारी इन असिस्टेंट्स की है कि मानस की है? क्या इधर कोई भी अगर गड़बड़ हो गई तो पारस या उज्जवल जिम्मेदार रहेंगे कि मानस ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा? क्यों? क्योंकि मानस क्या कर रहा है दोस्तों, सिग्नेचर कर रहा है। तो जो सिग्नेचर करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो उसकी ही रहेगी ना। तो ये व्यक्ति जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ना ऑडिट करवाने की, इसको अपन प्यार से क्या बोलते हैं? इंगेजमेंट पार्टनर बोलते हैं। पार्टनर का मतलब मानस भी पार्टनर है, ये पारस भी पार्टनर है, उज्जवल भी पार्टनर है, 3 पार्टनर हो गए ना। तो ये क्या है? एसीसीए फर्म के पार्टनर्स हैं। तो इन पार्टनर्स में से इस इंगेजमेंट का पार्टनर कौन है? मानस है। मतलब जिस इंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? जो काम अपन ले लेते हैं। तो जिस काम को हम कर रहे हैं ना, उस इंगेजमेंट का जो पार्टनर है वो कौन है? मानस है। तो इसीलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं? ये क्या है? ये इंगेजमेंट पार्टनर है। ये क्या है? इंगेजमेंट पार्टनर है दोस्तों, इंगेजमेंट पार्टनर है। ठीक है। तो हम जो बोलना चाह रहे थे ना कि आप अपने ऑडिट में क्वालिटी लेकर के आओ, क्वालिटी लेकर के आओ। तो अगर रिलायंस के ऑडिट में क्वालिटी लानी है कि हम हमारा काम बहुत बढ़िया तरीके से करें, तो क्वालिटी के साथ काम करने के लिए मानस को क्या लेनी पड़ेगी? रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं यही लिख रहा हूँ कि इंगेजमेंट पार्टनर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अब आया समझ में क्या पढ़ रहा हूँ मैं? इंगेजमेंट पार्टनर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रखी हैं, जिसमें पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है पता है? ये मानस की जिम्मेदारी है कि इसके ऑडिट में क्या रहे? क्वालिटी। मतलब क्वालिटी मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मानस की है। अगर इसका स्टाफ ठीक से काम नहीं करेगा तो इसको डांट फटकार लगानी पड़ेगी कि ठीक से काम कर। अगर ठीक से काम नहीं करोगे तो मानस को फिर उनको सजा देनी पड़ेगी, मानस को उनको डंडा दिखा के काम करवाना पड़ेगा, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी किसकी है? मानस की है। दूसरा, मानस को लीडरशिप रोल निभाने पड़ेंगे। लीडरशिप रोल मतलब मानस पूरा गाइड करेगा। जैसे जनरली ऐसा होता था कि हमारे सर हमको कार से ऑडिट पे लेके जाते थे और पूरे टाइम ज्ञान देते रहते थे, ऐसे ऑडिट करना है, ये करना है, ये चेक कर लेना, वो चेक कर लेना। हमको मस्ती नहीं करना था कार में, पूरे टाइम वही 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 बोलते। मतलब कार में उनका ये चलता था कि पूरा वो 2 घंटे का सफर है तो पूरे 2 घंटे में हमको सारी चीजें सिखाते चले आते थे कि पहले तुम दोनों ये कर लेना, तुम ये कर लेना, तुम ये कर लेना। मतलब इंगेजमेंट पार्टनर गाइडेंस दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? उस इंगेजमेंट पार्टनर की। अगर ठीक से ऑडिट नहीं हुआ तो फंसेगा तो वही ना। तो इसीलिए इंगेजमेंट पार्टनर की क्या है? प्रॉपर रेस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह है कि वो लीडरशिप रोल वगैरह निभाए, प्रमोट करे, सबको बोले कि बेटा क्वालिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। टर्न एट द टॉप का मतलब है कि इंगेजमेंट पार्टनर मतलब मानस को रोज भाषण देना चाहिए ऑडिट में। देखो बेटा काम तो ठीक से कर रहे हो लेकिन क्वालिटी के साथ करना। क्वालिटी मतलब उनके दिमाग में उसको बार बार ये चीज डालनी पड़ेगी कि क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज क्लियर हुई क्या? तीसरा, उसको ना सारे कंप्लायंस करने पड़ेंगे। आप समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है ये तो कल की क्लास में डिटेल में बताऊंगा। अभी जो जितना मैं बोल रहा हूँ उतना आप दिमाग में रखो। ये जो इंगेजमेंट पार्टनर है ना, ये जो आपका इंगेजमेंट पार्टनर है, इंगेजमेंट पार्टनर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? तो इसमें मैंने पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बताई है, टू इंश्योर दैट ऑडिट engagement, to ensure that audit engagement, अरे audit engagement is performed with quality। मतलब सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा? ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ऑडिट एंगेजमेंट कैसे हो रही है? क्वालिटी के साथ परफॉर्म हो रही है। और दूसरा, टू टेक अ लीडरशिप रोल फॉर सच engagement, to take leadership role for such engagement that
नहीं, दैट नहीं। फॉर सच एंगेजमेंट गाइड एंड गाइड in to take leadership role for such engagement and guide engagement team and guide engagement team to ensure maintaining quality। कुल मिला के वो एंगेजमेंट टीम को भी यही गाने गाएगा, क्वालिटी के साथ काम करना, ठीक से काम करना, ऐसा मत करना कि तुम जो है वो हवा में काम करो। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो अभी तक आपको इतना ही ध्यान रखना है कि एंगेजमेंट पार्टनर क्या लेगा, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि जो मेरे टीम के अंदर जो काम हो रहा है उस पर्टिकुलर एंगेजमेंट में क्या आ जाए, क्वालिटी आ जाए। और मैं एक लीडरशिप रोल लूं कि मैं सबको ये बताऊं कि भाई क्वालिटी के साथ काम करना, ऐसे हवा में काम मत कर देना, क्योंकि क्वालिटी क्या है, जरूरी है। फरहीन और मोहित, यहां तक क्लियर हो गया क्या? कोई दिक्कत परेशानी? क्वालिटी क्वालिटी मेंटेन करने का मैंने बेसिक बेसिक बताया है, ये सब क्लियर हो गया क्या आपको? फरहीन और मोहित एक बार चैट पे बता दो, क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। अब इसके बाद जो है, आज अपन इसको यहीं तक रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्वालिटी मेंटेन करने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो पता है, जनरल जनरल बातें, जैसे कि मैं क्या बताऊंगा आपको कि ईमानदारी से काम करो। ऐसा मत करना कि आप जो है, सामने वाला आपको अगर ज़्यादा फीस दे रहा है तो आप क्या करो, कुछ भी झूठी मूठी ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कर दो। आप सामने वाले के साथ फ्रॉड में ना उलझ जाओ। मतलब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। भले आपको पैसे कम मिल रहे हो, लेकिन आप ज़्यादा पैसे के चक्कर में करप्शन मत करना। अगर आपकी इंगेजमेंट टीम में कोई व्यक्ति ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसको गाइडेंस वगैरह देना। ये जनरल जनरल बातें क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड में लिखी हुई है। मतलब ये जो आईएसएस है ना, ये आईएसएस जो है, इनको अपने को ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, इनको सिर्फ समझना है, इनका एप्लीकेशन देखना है कि जब अपने पास कोई रियल लाइफ केस स्टडी आएगी, जो रियल लाइफ केस स्टडी बताऊंगा मैं धीरे धीरे कि केस स्टडी में कैसे आंसर लिख रहे हैं, तो अगर आपको लॉजिकली वो चीज़ क्लियर होगी ना तो आप केस स्टडी में भी लिख दोगे। लेकिन अगर आप थोड़ा भी घूमोगे, समझ में नहीं आएगा या आप रटने की कोशिश करोगे ना, तो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल बन जाएगी। तो जितना मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप इंश्योर किया करो कि आप एक बार घर पे उसको रिवाइज कर लो। और अगर कुछ ना आया हो तो पहले का डाउट लिख लिया करो कि मैं मुझे क्लास में पूछना है, ताकि रोज के रोज आपके डाउट भी क्लियर होते चले जाएं। बाकी अपन कल मिलते हैं ना, कल इसको बाकी कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। सर रिकॉर्डेड क्लास भेज देना ग्रुप में। हाँ, वो एक्चुअली क्या है ना, कभी कभी सेम डे की सेम डे नहीं आ पाती है। वो क्या है ना कि टीम को और भी काम होता है ना, जनरली हम कोशिश करते हैं सेम की सेम डे आ जाए। जैसे 9th डे तक की 10 डे तक की कल आ गई थी, शायद कल की आज हो जाएगी, और कोशिश करेंगे और कल और आज की अपन आज ही शाम को दे दें। बाकी जनरली एक दिन का थोड़ा बहुत लैग रहता है, तो वो आप थोड़ा, हम कोशिश करेंगे कि वो भी ना रहे, लेकिन एक आध दिन आगे पीछे रहता है बस। बाकी तो आपको प्रोवाइड कर ही दिए ग्रुप पे। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।